अभी जो स्टॉक मार्केट का हाल चल रहा है उसके अंदर कुछ बहुत कम सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से एक सेक्टर आता है पीएसयू सेक्टर, पीएसयू स्टॉक। ये वो सेक्टर है जो अभी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है, कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न देता जा रहा है। तो आइए बात करते हैं टॉप 10 पीएसयू स्टॉक्स की ऑफ 2026 जो आपको एक बार नजर रखनी चाहिए। ये वो स्टॉक्स है जिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे, रेवेन्यू ग्रोइंग, प्रॉफिट ग्रोइंग, पी रेशियो सही है, डेट टू इक्विटी सही है। इनमें से जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं उनका पी रेशियो भी बहुत सही है, मतलब वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। अंडर वैल्यूड का यहाँ पे मेरा मतलब है कि जिनका पी रेशियो कंपैरेटिवली कम है, इनका पी रेशियो कम है उनके इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो जब भी आप मल्टी बेगर स्टॉक्स चेक करते हो तो सबसे मेन पॉइंट उसके अंदर पी रेशियो भी होता है कि एक बार आपको पी रेशियो देखना होता है कि वो अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो ये अंडर वैल्यूड तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। मैं बस एजुकेशन पर्पस से आपको बता रहा हूं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा स्टॉक परफॉर्म हो रहा है। दिस इज नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहला अपना स्टॉक आएगा पीएसयू, दैट इज एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। अभी इसका रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ था और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। लास्ट एक साल में इसने 60% का रिटर्न दे चुका है। ये लास्ट एक वीक के अंदर 20% इंक्रीज हो चुका है। कंपनी का फंडामेंटल्स की मैं बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, मतलब दिसंबर 25 का भी रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा ग्रो है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.37 बहुत अच्छा है। पी रेशियो 12 है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 14 है, मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड है इंडस्ट्री के कंपैरिजन के अंदर। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इसका डेट टू इक्विटी ज्यादा है, 10 के अप्रोक्स। नहीं, मतलब अब वो आपके ऊपर है अगर आपको लग रहा हो तो। बाकी ये बैंक है, बैंक का मतलब समझो आप, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है लोन लेके, लोगों से डिपॉजिट लेके लोन देना। तो बैंक का काम ही यही होता है, लोन लेना। तो ये बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर के अंदर इतना डेट टू इक्विटी रेशियो नॉर्मल चलता है, तो इसलिए इसको अपन ज्यादा नहीं बोल सकते। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी का जो डिपॉजिट का, जो लोगों से डिपॉजिट लेती है कंपनी, वो 9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसकी हुई है। कासा, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसने इसने नए ओपन करे, 40% की ग्रोथ पे। जो एचडीएफसी अभी इंडिया का लार्जेस्ट बैंक चल रहा है, इसके जो भी ग्रोथ के रिजल्ट आए, मतलब जो परसेंटेज वाइज जो इसने ग्रोथ करी है, इसने एचडीएफसी को भी बीट कर दिया है। जैसे इसके कासा के नंबर एचडीएफसी को भी बीट कर चुका है ये कासा के अंदर। सिमिलरली अभी जो इसने लोगों को लोन दिया है, तो जो उसका लोन का पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ हुई है वो 15% की हुई है Q3 के अंदर, ईयर और ईयर पर देखेंगे। और जहां पे एचडीएफसी की लगभग 10 से 12% की ग्रोथ थी, तो इसने एचडीएफसी को भी बीट कर दिया है, जो अभी प्राइवेट सेक्टर है और अभी इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। तो ये उनको सबको टक्कर दे रहा है। तो कंपनी का सब कुछ सही चल रहा है। इसकी लोन बुक वैल्यू 36 से 37 लाख करोड़ की पहुंच चुकी है, जो ये लोगों को लोन देता है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट आप समझ सकते हो। और जो टोटल है, मतलब टोटल बिजनेस, मतलब जितनी इसके पास डिपॉजिट है इसने लोगों से ली हुई है, जितना लोगों को एडवांस दिया हुआ है, वो सब 103 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। अब उसके बाद अपन आगे बात करते हैं एक और की मेन फैक्टर इसके अंदर अभी और क्या ग्रोथ देगा। मतलब कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी अच्छा खासा टक्कर दे रहा है, उनसे भी ग्रोथ में अच्छा है ये। एक अच्छी चीज है कि अभी गवर्नमेंट ने बजट निकाला था, बजट के अंदर कैपेक्स अनाउंस करा था 12.2 लाख करोड़ का। तो 12.2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट खर्चा करेगी, कैपेक्स करेगी। तो जो भी कैपेक्स करते हैं ना, उनका एक प्राइमरी लेंडर होता है। जो भी कंपनी से कहीं ना कहीं से लोन लेगी तो उनका प्राइमरी लेंडर है सबसे मेन एसबीआई। एसबीआई इनको बहुत अच्छे लेवल पे लोन देता है, तो इसकी लोन बुक अभी और इंक्रीज होगी। साथ में ये अभी एक एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसकी जो सब्सिडी उसका आईपीओ भी लेने वाला है। तो उसकी जो हिडन वैल्यूज होती है, मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स नहीं समझा सकता अभी छोटी सी वीडियो के अंदर। बाकी कुछ इसकी कुल मिला के इसकी वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ेगा और इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, कुछ हिडन वैल्यू इंक्रीज होकर आती है जब भी कोई सब्सिडी का आईपीओ आता है। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर अभी अच्छे चल रहे, ग्रोथ अच्छी चल रही है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना कि ये आरबीआई से रेट कट में बहुत सेंसिटिव है। अगर आरबीआई ने थोड़ी सी भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज करी, रेट कट कर दी अगर आरबीआई ने कहीं पे भी, तो इस बैंकिंग सेक्टर्स को, बैंकिंग एसबीआई बैंक की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। तो पहला अपना एसबीआई बैंक। अब उसके बाद आगे चलते हैं, पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। बेल आइकन नोटिफिकेशन याद रख के प्रेस करना, वो भी ऑल नोटिफिकेशन, जो ऑल नोटिफिकेशन का आता है पर्सनलाइज नहीं, ताकि आपको आने वाली वीडियो इंस्टेंटली मिलती रहे, हाथों हाथ मिल जाए। वरना अगर आपको वीडियो लेट मिली और तो फिर स्टॉक मार्केट फाइनेंस वीडियो अगर आपको लेट मिलेगी तो जब तक कोई मतलब होता नहीं, एक्शन खत्म हो चुका होता है। चलिए आइए बात करते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब आगे चलते हैं। एनटीपीसी अपना उसके बाद सेकंड शेयर है। एनटीपीसी जो लास्ट के एक महीने के अंदर 10% इंक्रीज हो चुका है। एनटीपीसी का काम क्या है? पावर जनरेशन कंपनी है ये, जो थर्मल पावर जनरेशन होती है, ग्रीन एनर्जी जितनी भी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी थर्मल से बनाती है, विंड एनर्जी वगैरह जो है, और इवन जो सोलर पैनल वगैरह है, सोलर पैनल से भी ये पावर जनरेट करती है। तो ये कुल मिला के पावर जनरेशन कंपनी है, जिसके फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे चल रहे हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इंक्लूडिंग दिसंबर 25 का रिजल्ट भी आ गया, वो भी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। पी रेशियो, ये भी एक अंडर वैल्यूड कंपनी अभी कंपैरेटिवली, जहां इसका पी रेशियो 14 चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 चल रहा है, एक अंडर
वैल्यूड कंपनी है। साथ में डेट टू इक्विटी की मैं बात करता हूं, डेट टू इक्विटी इसका 1.33 है, जो थोड़ा सा ज्यादा है, बट हाँ इसका कैपेक्स भी ज्यादा है, तो शायद ये जस्टिफाई कर सकता है, बट हाँ ये थोड़ा ज्यादा मुझे भी लगता है डेट टू इक्विटी। ओके ओके, एक बार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात कि ये इंडिया की जो टोटल पावर जनरेशन है उसका 24% रफली कंट्रीब्यूट करती है पूरे इंडिया का पावर जनरेशन का, तो आप देख लो कितना बड़ा प्लेयर है ये। इसके पास जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 85 गीगावाट की है अभी ऑलरेडी इसका कैपेसिटी पावर जनरेशन की, जिसको वो अभी इंक्रीज कर रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ टाइम में बन जाएगा, मतलब 2032 तक ये 85 गीगावाट की कैपेसिटी को इंक्रीज करके 149 गीगावाट तक की कैपेसिटी कर देगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली डबल अभी करंट कैपेसिटी को। अब ये मतलब कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। कुछ रिसेंट न्यूज में आपको बता देता हूं, अभी जो रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ था, बजट के अंदर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था वो 22,000 करोड़ के सूर्य घर सोलर अलोकेशन में अलोकेट करा था कि लोगों के घर सोलर पैनल लगाएगी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। तो इससे इसको डायरेक्ट फायदा होने वाला है बजट अलोकेशन से, क्योंकि काम तो इसका भी यही है सोलर वाला, ये होने वाला है। अब जेफरी करके जो एफआईआई है, एफआईडीआई वगैरह जो है बड़े बड़े, इन्होंने इसको बाय रेटिंग दी है, उसका टारगेट 510 का दिया है। ये इनका जेफरी का बाय टारगेट है, देखो ये मेरा नहीं है, ये आप देख लेना जेफरी का। के बाद में थर्ड बात करता हूं हमने डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर के अंदर पहली कंपनी आती है अपने बीईएल। इसके अंदर डिफेंस की, ये डिफेंस इक्विपमेंट की जगह डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। हर एक डिफेंस इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरत होती है। जैसे अगर आप मिसाइल देखोगे तो मिसाइल के अंदर ट्रैकिंग की डिवाइस लगती होती है कि मिसाइल ट्रैक कैसे करेगी, किधर मिसाइल जाएगी, रेडार वगैरह बनाना होता है। तो इन सब जगह जो भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उसमें डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक लगता है। तो अब इसके भी जो फंडामेंटल्स की मैं बात करूं, कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे लेवल पे ग्रोइंग है, दिसंबर 25 का रिजल्ट भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% बहुत अच्छा है, डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब डेट है ही नहीं इस कंपनी के अंदर, पी रेशियो इसका 53 है, इंडस्ट्री का 46 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा चल रहा है, कंपनी ग्रोइंग है, तो इसका पी रेशियो ज्यादा है थोड़ा, ये आप देख लेना। अब इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि इसकी जहां पर सेल वैल्यू, इसकी जो FY25 में इसने सेल करी थी वो 24,000 करोड़ की इसकी सेल बुक थी, और इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए 73,000 के, मतलब जितनी इसकी सेल है उससे ज्यादा, तो इसके पास 3 टाइम्स इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हुए, तो इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू अभी सिक्योर है, अच्छा खासा इंक्रीज होगा ही होगा। और इसको अभी गवर्नमेंट, मतलब ये इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई डिफेंस की। आपको पता है कि इंडिया के अंदर डिफेंस का क्या हाल है, इंडिया छोड़ो वर्ल्ड वाइड, कि वर्ल्ड वाइड अब सबको जितनी जियोपॉलिटिकल इश्यू, सबको डिफेंस की जरूरत है, तो इसको एक्सपोर्ट पुश भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहा है। अब ये एआई सिस्टम पे भी फोकस कर रही है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बजट के अंदर भी अब अलोकेशन हुआ था डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, वो 7.85 लाख करोड़ का हुआ था, जो पिछले बार से 15% ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट ने बजट भी ज्यादा अलोकेट करा है डिफेंस पे, तो इसको फायदा होने वाला है। तो डिफेंस का ही वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। उसके बाद में एक बात करता हूं जो अभी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में शेयर है कुछ लोगों का। आप लोगों का क्या कहना है एचएएल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में याद रख के भी पोस्ट करके बताना, जिनको एचएएल के बारे में ऑलरेडी पता है वो। अब मैं आपको बताता हूं एचएएल का क्या है। देखो एचएएल लास्ट एक वीक के अंदर 10% डिक्रीज हो चुका है, तो लोगों का कुछ का कहना है अपॉर्चुनिटी है, कुछ का कहना है कि नहीं भाई फंसने वाली बात है। बात करते हैं अपन, डिफेंस एरोस्पेस में काम करती है, जो भी डिफेंस के हेलीकॉप्टर होते हैं, जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, ये एक तरह से आप मान लो उसके मोनोपोली है, अभी तक तो मोनोपोली है। आगे बात करते हैं कि भाई ये फाइटर जेट जितने भी तेजस प्रचंड वगैरह होते हैं, जो इंडियन आर्मी को चाहिए होते हैं, ये वो बनाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत अच्छा है, डेट टू इक्विटी इसका 0 है, पी रेशियो इसका 32 है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 46 है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ये भी अंडर वैल्यू चल रही है, इसके सेक्टर के कंपैरिजन के अंदर अभी भी अंडर वैल्यूड चल रही है। और एक बहुत बड़ी बात, जहां इसकी एग्जिस्टिंग सेल 33,000 करोड़ की, इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक पड़ी है अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ की, मतलब 2 लाख करोड़ के ऊपर इसकी ऑर्डर ऑलरेडी इसके पास पड़े हुए, आर्मी से आए हुए। तो इसके पास 6 टाइम्स तो ऑलरेडी ऑर्डर पड़े, एग्जिस्टिंग सेल के 6 टाइम्स ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो अब ये शेयर जब सब कुछ अच्छा है, कंपनी का गिरा क्यों? देखो इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई, एक बार आप डिटेल वीडियो याद से देख लेना एचएएल की, आपको मिल जाएगी चैनल पे। बट एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, मैंने कहा ये अभी तक तो मोनोपोली की, जो इंडिया को जितने भी फाइटर जेट वगैरह चाहिए होते हैं, इंडियन आर्मी वगैरह को, सबको ये बनाता है मोनोपोली। बट अभी हुआ क्या, एक एएमसी का प्रोजेक्ट था, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने थे, कुल मिला के इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने थे। वहां पे इसने बीडिंग डाली थी कि हम बनाएंगे आर्मी के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट प्लान, पर आर्मी का कहना है आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर पड़े, आप उनको फुलफिल करने में भी देर कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो इसको ना टेंडर से डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इस बार आप टेंडर नहीं लगा पाओगे, आप अगली बार देखना, अभी नहीं लगा पाओगे, आपका ऑलरेडी ऑर्डर पड़े। तो इस बार ना ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर को ये वाला काम मिल जाए किसी प्राइवेट कंपनी को, और अगर प्राइवेट कंपनी को कभी मिल गया ये वाला काम तो इसकी मोनोपोली खत्म हो सकती है। बस एक ये वाला चीज है। हालांकि वो ऑर्डर केवल 15,000 करोड़ का था और इसके पास ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ की 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी, तो इसको ऐसा इस ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ा, बस वो लोगों के सेंटीमेंट और असली में भी है कि हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर से अगर इसको कंपटीशन मिल गया तो फिर इशू पड़ेगा। बट अभी मैंने इसके लिए कहा था कि मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा भी था कि अगर इस शेयर की प्राइस तब बढ़ेगी अगर इसके Q3 के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं अभी 12 फेब के अप्रोक्स, इसके रिजल्ट अच्छे आए, ये धीरे धीरे शेयर वापस से इंक्रीज होना शुरू हो गया है 2-4% करके, आप एक बार नजर फेरना। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से कंपनी में ऐसा कोई खराबी नहीं है, बट फिर भी ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, आप देख लेना। जेपी मॉर्गन ने अभी भी बोला हुआ कि इसका टारगेट 6,000 समथिंग होगा, इसने टारगेट नहीं गिराया, पर हालांकि मॉर्गन स्टैनली है वो अपोजिट बोल रहा है कि इसका नहीं है, 3,500 तक शेयर जाएगा, ये गिरेगा। तो दोनों के दोनों बड़े बड़े बिग प्लेयर इसमें बढ़ चुके हैं। बट ठीक है, मेरे हिसाब से कंपनी थोड़ी ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, डिटेल वीडियो आप देख लेना, उसके बाद आप सोच लेना। तो ये कुछ लोगों का इसलिए कहना है 10% गिर चुका है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो भाई अभी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री के लिए, तो अब वो देख सकते हो। तो BEL, HL, उसके बाद अपन आते हैं मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स पे। बट उसके पहले वही, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल याद रखे सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करा है, तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन आप प्रेस कर दें। बात आते हैं अपन मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स पे। मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर ये भी डिफेंस शिप बिल्डिंग है, जो इंडियन नेवी को जो शिप्स चाहिए होती है ना, डिफेंस के लिए शिप चाहिए होती है, ये वो बनाता है। ये शेयर अप्रोक्सीमेटली 35% क्रैश हो चुका है, ये May 25 से Jan 26 के अंदर, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर 35% गिर चुका है। नहीं, कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा चल रहा है, डेट टू इक्विटी इसका 0 है, और साथ में पी रेशियो इसका 40 चल रहा है, इंडस्ट्री का 46 है, इंडस्ट्री का ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव चीज है कि ये भी अंडर वैल्यूड है, अच्छी चीज चल रही है, ये सब अच्छा चल रहा है। ऑर्डर बुक वैल्यू अगर आप इसकी देखोगे तो इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 29,000 करोड़, अप्रोक्स 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू है, जो इसकी एग्जिस्टिंग सेल 12,000 करोड़ की है, मतलब इसके पास 3 टाइम्स ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अब इसका फिर शेयर की प्राइस गिरने का रीजन क्या था? जब फंडामेंटल सब कुछ सही है, कंपनी के अच्छे चल रहा है, तो शेयर की प्राइस गिरने का ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, वही है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, पहले इसने मल्टी बैगर टाइप रिटर्न दे दिया था, पहले इसकी वैल्यूएशन पी रेशियो ज्यादा हो गई थी, अभी अंडर वैल्यूड है, पहले इसकी ज्यादा हो गई थी, तो वैल्यूएशन रिजल्ट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बाकी ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं है। अभी कंपनी का कहना है कि वो एक सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट अभी उनको मिलने वाला है, मतलब प्रोजेक्ट में नेगोशिएशन में है, अगर वो प्रोजेक्ट इनको मिल जाता है सबमरीन का, तो भाई जहां इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू 29,000 करोड़ की है, इनका सेल अभी 12,000 करोड़ का, इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू 1 लाख करोड़ तक हो सकती है 2026 के एंड में, अगर ये सबमरीन का इनको ऑर्डर मिल गया तो भाई इसकी तो कंपनी के पूरा सब बदलने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा दशा बदल जाएगी पूरी की पूरी, तो इस पे आपको एक बार नजर रखनी चाहिए। उसके बाद अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट वाली कंपनीज की, नेक्स्ट 5 कंपनी। अब ये कंपनी 5 मैंने आपको डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके बता दिया, अब रिमेनिंग जो 5 कंपनी है, उन रिमेनिंग 5 कंपनी को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं, पर अगर आपको कोई भी शेयर, इनका या किसी इसके अलावा कोई दूसरा शेयर, अगर आपको कोई भी चाहिए कि नहीं इसका एक बार फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आप डिटेल में करके बता दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कौन सा शेयर का फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस वगैरह चाहिए, और आपको वीडियो कैसी लगी तो वो भी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। चले आइए, तो अब बाकी के ये 5 स्टॉक मैंने बोले, हालांकि मैं आपको 6 स्टॉक बता रहा हूं, जो ये वो पीएसयू स्टॉक है जिनके फंडामेंटल भी कंपैरेटिवली सही है, और म्यूचुअल फंड्स इनको बहुत ज्यादा अभी होल्डिंग रखते हैं, एफआईआई डीआईएस इनके अंदर मतलब अच्छी होल्डिंग्स रखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं पीएफसी आरईसी, जिनके बारे में मैंने पहले डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, जिनको पता है, मैंने बनाई थी, उसके बाद शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी है, आपने जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हो। हालांकि बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, वो तो ठीक है, बढ़ भी जाता है, कुछ घट जाए तो घट भी जाए, वो मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। पर पीएफसी आरईसी क्या है? ये पीएसयूज है एनबीएफसीज की, ये क्या करती है, जितनी भी पावर कंपनीज होती है ना, पावर कंपनीज को ये लोन प्रोवाइड करती है, तो इन कंपनीज के फंडामेंटल बहुत अच्छे। ये पीएफसी आरईसी एक टाइम से 300 से 500% का रिटर्न भी दे चुकी है, लास्ट के 1 साल से ज्यादा अच्छी चल नहीं रही थी, अब वापस से चलना, मतलब चल इन द सेंस फंडामेंटल अच्छे थे, शेयर नहीं चल रहे थे, बाकी सब सही चल रहा है कंपनी में। अब ये कंपनी मेन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पर अंडर वैल्यूड है, इनका पी रेशियो 3 और 5 है, वर्सेस इंडस्ट्री का पी रेशियो 25 है, जहां कंपनी का पी रेशियो 1 का 4 है, 1 का 5 है, एक पीएफसी और आरईसी दोनों अलग अलग कंपनी है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंपनी, एक का पी रेशियो 4 है, 1 का 5 है, और जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 25 है, तो ये दोनों अंडर वैल्यूड कंपनी जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। पावर जो सेक्टर है, पावर कंपनीज का सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, ऑफकोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये उनको फंड करती है ये उनको, तो ये कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे चल सकती है। फिर पावर ग्रिड
कंपनी में बात करता हूं। पावर ग्रिड देखो एक स्टेबल कंपनी है। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती है। इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती है, ग्रिड लाइंस होती है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, ये वो काम है। तो अब ये कंपनी का ना प्रॉफिट थोड़ा स्टेबल रहता है। ये आपको आप ये वाला, ये कंपनी थोड़ी स्टेबल टाइप कंपनी है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक चल रहा है। ये कभी आपको मल्टीबैगर टाइप रिटर्न नहीं देगा। रीजन, क्योंकि एक सैफर साइड वाली कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है, सैफर होती है, वो मल्टीबैगर नहीं देती कभी आपको, एक नॉर्मल सैफर टाइप थोड़ी, कि इनको एक फिक्स कमीशन फिक्स होता है, कि इनको एक गवर्नमेंट ने इनका फिक्स चार्जेस करा हुआ है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी पे आपको इतना चार्जेस मिलेगा, इतनी इनकम होगी, तो इनकी इनकम फिक्स होती है इन जनरल। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। इसका पी रेशियो भी 17 है, और जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 है, मतलब ये भी अंडर वैल्यूड है। ये कंपेरेटिवली स्टेबल शेयर है, कंपेरेटिवली कम रिस्क है, कम रिटर्न देगा, थोड़ा सा वो देख लेना। और अभी इसको रिसेंटली कुछ बड़े बड़े ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट मिले, जो अभी मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो। इनको बड़े बड़े भी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के अभी इनको ऑर्डर मिले, इन्होंने बिडिंग लगाई थी, बहुत ऑर्डर मिले। फिर अपन बात करते हैं बीपीसीएल की, जो ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी, आपको पता है ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। तो इसका पी रेशियो 6 है, जहां इंडस्ट्री का 16 है, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। इसको भी बे ऑफ बंगाल के अंदर भी न्यू ऑयल फील्ड मिला है, जो इसके रेवेन्यू को बूस्ट अप कर सकता है, इसको रेवेन्यू को, तो नया बे ऑफ बंगाल में जो नया ऑयल रिग मिला है इसको साथ में। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है बीपीसीएल के अंदर, कि भाई बीपीसीएल कंपनी ऑयल के अंदर डील करती है, और ऑयल की ग्लोबल प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी रिस्क होगी, आप इसमें ध्यान रखना है चीज, कि अगर ग्लोबल प्राइसेस जब भी ऊपर नीचे हुई तो ये बीपीसीएल की बहुत बुरी लग सकती है। बढ़ी तो अच्छी बात है, कम हुई तो खराब चीज हो सकती है। कोल इंडिया आपको पता है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। इसका पी रेशियो 8 है वर्सेस इंडस्ट्री का पी रेशियो 13 है, ये भी अंडर वैल्यूड है। ये डिविडेंड किंग है, आपको पता होगा भाई, साल का 6 से 8%, तो ये 6 से 8% के बीच में तो ये डिविडेंड ही अनाउंस कर देता है, इतना तो डिविडेंड ही मिल जाता है, और बाकी जो शेयर की ग्रोथ होती है वो अलग। इसका भी है कि टारगेट है कि ये 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन कर देगा FY 26-27 तक कोल का, तो ये इसका अच्छा टारगेट है, और जो अचीव भी सही सही लेवल पे होता जा रहा है। ओएनजीसी भी आपको पता ही है, ये क्रूड ऑयल्स को एक्सप्लोर करती है और उनको एक्सट्रैक्ट करती है, जितने भी क्रूड ऑयल्स वगैरह होते हैं। इसका पी रेशियो 8 है और इंडस्ट्री का 9 है, मतलब अप्रोक्स बराबर चल रहा है। वैसे तो सभी कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, बट फिर भी अगर मैं ज्यादा देखूं कि मुझे फंडामेंटल्स किसके अच्छे लगे, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, फंडामेंटल में ज्यादा किसके अच्छे लगे, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड थोड़ी सेफर साइड है, और कोल इंडिया भी एक ओके ओके है, बी बस ये मुझे थोड़ा ठीक लगे। बस ये बीपीसीएल ओएनजीसी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके फंडामेंटल खराब है, बट ठीक है, ये थोड़ा सा ऑयल वाली रिस्क होती है कि ऑयल वाले की प्राइसेस वगैरह थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए। बाकी चलिए, बाकी मिलते हैं अपन अपनी अगली वीडियो के अंदर। वीडियो लाइक कर देना, चैनल आके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। आपको कोई भी शेयर्स के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी शेयर आपको लग रहा हो कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टाइप है, आपको उस पर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, मुझे कमेंट कर देना। अगर